नमस्कार दोस्तों। कुणाल कामरा ने कहा कठपुतली बनना बंद करो। कठपुतली बन के देश की पूरी व्यवस्था खड़ी है। कठपुतली प्रधानमंत्री है, कठपुतली लोकसभा अध्यक्ष है, कठपुतली इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाएं, पुलिस एजेंसियां हो गई। कठपुतली की तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रही है। कठपुतली की तरीके से अदालतें काम कर रही हैं और इस देश के अंदर सिर्फ झूठ और नफरत बोई जा रही है। इसी पर बात करूंगा कि बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि ईद पर सौगातें मोदी दी जाएगी, मुसलमानों को खुश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने यह पाया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है और न जाने किस किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। भारत के अंदर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ में अन्याय हो रहा है क्योंकि वो सच बोलते हैं। जब अमेरिका का मानवाधिकार आयोग यह कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो वह यह भी बताता है कि भारत का रॉ इस समय उस तरह से काम कर रहा है जैसे सुपारी किलर काम करता है, क्योंकि वो कठपुतली बन गया है। जी हां, ये सारी चीजें आ रही हैं। तब नरेंद्र मोदी सौगातें मोदी बांट करके 32 लाख परिवारों को बांट करके अपनी छवि सुधारना चाह रहे हैं और अडानी के धंधे को सऊदी अरेबिया के और दूसरे देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में बिजनेस दिलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो बिजनेस हिंदुस्तान में भी दिला रहे हैं। हिंदुस्तान में ही एक उदाहरण ले लीजिए, तमाम ठेके पट्टे मुंबई के हो और जगह के हो सरकारी अडानी को मिल रहे हैं, जिनमें उन्होंने काम भी नहीं किया था वो भी मिल रहे हैं। अब जेपी समूह जो है, उस जेपी ग्रुप को अधिग्रहित करने जा रही है गौतम अडानी की कंपनी और 22,000 करोड़ रुपए में वो उसको कब्जा कर लेगा। आप याद करिए, इस जेपी ग्रुप के यहां पहले ईडी, सीबीआई सब ने कार्रवाई की थी। उसका नतीजा यह हुआ कि अब वह ग्रुप अडानी के आगे समर्पित हो गया। ये वैसे ही है जैसे मुंबई एयरपोर्ट हो या और तमाम जगह हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है और वो जाके कंपनी को बेच देते हैं अडानी को। जी हां, यह सच है। इस तरह से काम हो रहा है। अदालतें चुपचाप बैठी है, गुमराह बैठी है। क्यों अदालतें क्यों नहीं बोलती? एक नियम बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हो या सभी हाई कोर्ट्स के, और वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा हर साल वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। बावजूद इसके 763 जजेज में से सिर्फ 57 जजेज ने ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक करी और इनमें सुप्रीम कोर्ट का एक भी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जिस राज्य से है वो हिमाचल प्रदेश से है, जहां 12 जजेज हैं हाई कोर्ट के और 12 में से 11 ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। इसके बाद में पंजाब का नंबर आता है, बाकी और छोटा छिटकुट छिटकुट, तो कुल मिला के 763 में से 57। अब आप समझ सकते हैं, जब इस दशा में हो, और यह उस वक्त में आता है जब यशवंत वर्मा के घर जिस तरीके से जले हुए 15 करोड़ के नोट का सब मिला, तो यह बताता है कि क्या स्थिति है। इसको लेकर संसद में लगातार शोर मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसमें पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। उनके सदस्य लगातार इस पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो किसी के पास है नहीं। तब डाइवर्ट करने के लिए घुसपैठिया ले आते हैं। जरूर घुसपैठिए रुकने चाहिए,
लेकिन घुसपैठिया है कौन? उसमें कानून को इस ढंग से बनाया जा रहा है कि एक हवलदार आएगा और वो कह देगा ये घुसपैठिया है तो आप घुसपैठिया हो जाएंगे, आपके ऊपर अब भार हो जाएगा, आप साबित करिए कि आप नहीं है। सामान्य तौर पे कानून में होता है प्रोसिक्यूशन साबित करता है कि ये गलत है या सही है, लेकिन अब आपके ऊपर होगा। यानी आप कागज प्रस्तुत करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम ये नहीं मानते हैं, वो आप करेंगे ये कहेंगे हम नहीं मानते हैं। वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे ये करेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं फिर आ जाइए, अल्पसंख्यकों से नफरत है, मुस्लिम से नफरत है, और उस नफरत के नमूने देखिए। दोगला चेहरा भाजपा का देख लीजिए। एक तरफ तो सौगाते मोदी कह के अपनी वाहवाही करा रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो ईद पर, बकरीद पर राजपत्रित यानी गस्टेड हॉलीडे होता था उसे खत्म कर देता है, और 31 तारीख को संभावित है ईद का, तो वो छुट्टी कैंसिल कर दी उसने कहा नहीं, ये गस्टेड हॉलीडे में नहीं रहेगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में नफरती या कहे नमूना मुख्यमंत्री है, उसने कहा आप अपनी छत पर भी, संभल में इसके लिए मीटिंग करके कह दिया कि आप अपनी छत पर भी बैठ करके जमात में नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, हम अपनी छत पे नहीं पढ़ सकेंगे। यह सोचिए, आप सड़क पे कह रहे हैं, चलिए हम वो भी मान लेते हैं, लेकिन आप कहीं पार्क दे दीजिए, कहीं और दे दीजिए, जैसे आपके यहां तमाम कार्यक्रम होते हैं आप करते हैं, नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, अपनी छत पे भी नहीं पढ़ेंगे। अब आप इस तरह के फरमान जब जारी करेंगे तो आप किसे विश्वास में ले रहे हैं और किसको? वही रिचेस्ट बड़े बड़े रईस जब मुसलमान आते हैं तो यही योगी आदित्यनाथ उस लुलू माल के मालिक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी तमाम सारे सऊदी अरब के और दूसरे देशों के, मुस्लिम कंट्रीज के बड़े बड़े शेखों के साथ गले लगता, उनके हाथ पांव जोड़ता दिखता है, वहां मस्जिद भी जाता है। तो ये दोगला चेहरा आप देख सकते हैं, ये भाजपा का चेहरा है। अब आ जाता हूं आगे, नमूने इनके यहां भरे पड़े हैं। एक सबसे बड़ा नमूना भारत की लोकसभा और राज्यसभा में है। लोकसभा का नमूना वो ओम बिरला, उससे आज देश के सभी विपक्षी दल जाकर के मिलते हैं और कहते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने से कैसे रोक सकते हैं, ये किस तरह की हरकत आप कर रहे हैं। और जब वो इस पर काफी उग्र अंदाज में उनसे बात करते हैं तो घबराया, तो फिर क्या बहाना कहता है राहुल गांधी संसद में आए तो अपनी बहन को उन्होंने गले में गाल में हाथ लगाया। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। अरे अपनी बहन को गाल में हाथ लगाया, किसी दूसरे के तो नहीं लगाया। और बहन बहन होती है, उससे उसे कुछ लेना था, उसने लगाया, तो इसमें अनपार्लियामेंट्री कहां से हो गया? बहन भाई का रिश्ता तो दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। एक राखी हुमायूं को भेजी थी एक रानी ने, और उसने उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना रवाना कर दी थी। तो सोचिए, जब भाई के नाम पे इतना कुछ होता है, भाई कह देने मात्र से
पवित्रता का एहसास होता है, बहन कह देने मात्र से पवित्रता का एहसास होता है, तो फिर ये इतना गंदा कैसे सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो जिस संगठन से आता है उसमें हर गंदगी है, और इतनी गंदगी है कि यदि आप देखेंगे तो वहां कुछ भी होता आया है, यह इतिहास मौजूद है, इसलिए ऐसा करता है। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो करते हैं तो यह है। इसी का नतीजा है इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा में सरकार, इस सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया है, वहां से 44,000 लड़कियां और बच्चे गायब हैं। कहां खा गए? जमीन खा गई, आसमान खा गए, दुनिया में कहां चले गए पता नहीं है। और वो जो लापता हैं उसको लेकर के इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि फिर मैंने वही कहा, ये क्या करते हैं आप, इनके कुकर्मों पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के विरोध करती है, और इसको लेके कड़ा विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, तो कांग्रेस के लोगों पे लाठीचार्ज होती है, वाटर कैनिंग छोड़ा जाता है, और न जाने क्या क्या होता है। आखिर उन महिलाओं को, लड़कियों को कहां ले जाया जा रहा है? उन बच्चों की तस्करी कहां हो रही है और क्या हो रहा है? यह स्थिति है। इन सब स्थितियों के बीच में देश बुरे हालात से गुजर रहा है। आज हालात यह हो गए हैं कि अंग्रेजी हुकूमत जब शुरू हुई थी, उस दौर में 1800 कुछ में, जब भारत की के नागरिकों की जो आर्थिक दशा थी, उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो उनसे पहले के 13 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी हमें ब्रिटिश राज से पहले के दौर में ले आए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि राष्ट्रीय आय में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी उतनी ही है जितनी 1820 में थी। यानी नरेंद्र मोदी देश को सीधे 200 साल पीछे ले गए हैं। धन्यवाद मोदी जी तो बनता है। आज आर्थिक असमानता भयावह स्तर पर है। अमीर और अमीर होते गए हैं, जबकि गरीब कंगाल हो रहे हैं। ILO के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कर्मचारियों की आय दुनिया में 5वीं सबसे कम है। बेहतरीन डिग्री वाले भारतीयों को भी दुनिया की 7वीं सबसे कम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी बढ़ने की दर भी गिरकर मात्र 0.1% पर आ गई है, जबकि यही दर 2006 में 9.3% पर थी। टैक्स टेरर, महंगाई और आपकी जेब से पैसे वसूलने से देश का मध्यम वर्ग और गरीब बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुझे परवाह ही नहीं है, रोजगार है नहीं और कुछ है नहीं, तो साहब वो तो खत्म नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है कि अब देश में बेरोजगार ही ना हो, इसका एक मॉडल तैयार किया गया मध्य प्रदेश में भाजपा ने, और उसमें कहा अब बेरोजगार कोई नहीं होगा, अब आकांक्षी युवक कहलाएंगे। आकांक्षी युवक मतलब बेरोजगार होगा ही नहीं। बेरोजगारी तो खत्म नहीं कर सकते, तो बेरोजगार शब्द ही खत्म कर, ये जो कह रहे हैं सब आप और बेरोजगार अपने आप आउट हो जाएंगे। तो सब यह इनका मॉडल है। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या भारत में है, बावजूद इसके यह कर रहे हैं। नफरत से बुझे लोग और जो आकांक्षी युवक हैं उनसे हिंसा कराई जा रही है और दूसरी चीजें कराई जा रही हैं। आपने देखा करणी सेना के नाम पे किस तरह से बीभत्स घटना हुई, और उस समय हुई जब आदित्यनाथ खुद आगरा में मौजूद था, तब इस तरह की घटना हुई। वहीं इसी तरह से कुणाल कामरा के साथ में उन आतंकी बन करके, ये तथाकथित करणी सेना हो या हिंदूवादी सेना हो या कुछ हो कह दो, ये आतंकियों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरता कोई नहीं। कुणाल कामरा डरे नहीं। बार बार पुलिस की और सबकी नोटिस आ रही है। अब T-Series से उनके खिलाफ एक्शन कराने का करा दिया, कॉपीराइट और सब कुछ ब्लॉक करा दिया। उधर रामजीलाल सुमन जिनके घर पे तोड़फोड़ करके आए थे, वो दलित समुदाय का MP, उसने भी कह दिया राज्यसभा में, मैं कोई माफी वीर नहीं हूं, जो कहा है तथ्यात्मक सच है और मैं उस पर कायम हूं, कोई माफी मांगने की बात नहीं है। हालत बिगड़ती है, सच बोलने से बिगड़ती है। इसीलिए तो राहुल गांधी से डर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी इन्हें नंगा करके रखा। राहुल गांधी ने
इनकी सारी उतार के रख दी। इसलिए राहुल गांधी से डर लगा और उसी डर के कारण राहुल गांधी को बोलने मत दो संसद, क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे तो दुनिया में उसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है भारत का, यानी काउंटर पार्ट है उस देश के, दो लोकतंत्र के दो पहलू होते हैं जो उनमें से, इसलिए घबराहट होती है। दुनिया के तमाम राजनेता आते हैं, राजदूत आते हैं, तो वो राहुल गांधी से मिलते हैं। यही तकलीफ है, इसलिए यह सब किया जा रहा है। आगे अडानी अंबानी की सरकार है, सभी जानते हैं। तो यहां पर सारी धांधली होती है और इन सब धांधलियों के बीच में जिस तरीके से इस देश को आग लगाने का काम किया गया, उसका नतीजा यह है, विश्वगुरु बनने का ड्रामा करते हैं, उसका नतीजा यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने भारत में आने वाले अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है कि वो असम न जाएं और नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में न जाएं, क्योंकि वहां कोई सुरक्षित होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। यानी किस दशा में भारत को ढकेल दिया है, और जब इन हालत में कर दिया हो तो चिंताजनक होता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक और यह होता है कि भारत का प्रधानमंत्री इतने सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस देश का उद्योग खत्म हो रहा है, देश में SIP, इस देश के को GST में झोंका जा रहा है, इस देश के लोगों के ऊपर लूट मची हुई है। ATM से पैसा निकालने और के मामले में सिर्फ SBI ने 2048 करोड़ रुपया कमा लिए एक साल से, बहुत ज्यादा है सिर्फ ATM विशेषज्ञों का मानना है कि और इसी तरीके से अब और ATM पे फीस लग रही है कि कुछ भी निकालोगे करोगे तो उस पे फीस ली जाएगी। तो ये भारत बना दिया गया है कि आपको किस तरह से लूटा जाए। तो जब लूट का आपको GST की मार है, आपको दूसरी मार है, MSME को बिल्कुल उद्योगों को ही बंद कर दो तो फिर उद्योगों की कोई बात ही नहीं करेगा। नुकसान पर नुकसान। इसी तरह से जैसे मैंने बेरोजगारों का बताया, तो MSME बंद हो रहा है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला देश की अर्थव्यवस्था संभालने में ऐसी दशा में लोग जॉब के लिए जाते थे अमेरिका और दूसरी जगह, वहां अब जगह नहीं मिल रही। तो वहां कौन जा रहा है? वहां जा रहे हैं देश के पूंजीपति। पूंजीपति अब यहां से पैसा निकाल के वहां जाकर के अपने को सेटल कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो गोल्ड वीजा लॉन्च किया ट्रंप ने, उसमें भरमार है इंडिया के लोगों की, जो वह गोल्ड वीजा लेने के लिए परेशान है। अब यह अपने आप में सबूत है, जबकि ग्रीनलैंड जैसे देश हैं जो अमेरिका को आंख में आंख डाल करके टाइट कर देते हैं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री डरपोक कायर की तरह से उसके आगे बोल नहीं पाता है। वो टैरिफ लगाता है, हर चीज करता है, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। ग्रीनलैंड ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जब बोला तो कह दिया आप आ मत जाइएगा। वहां के नागरिकों ने भी यह दिखा दिया कि हम ग्रीनलैंड के लोग हैं, और उन्होंने कहा यदि वो आए तो ठीक नहीं होगा। घबरा करके अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनका परिवार वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आप सोचिए, क्या आप लड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, यानी आपकी कायरता ने इन कायरों को इतना ताकतवर बना दिया कि ये इस देश को बर्बादी में ढकेलने का काम कर रहे हैं और आपको गुलाम बनाने के लिए कभी विदेशी नागरिक का कानून लेके आ जाते हैं, कभी कोई और चीज का कानून लेके आ जाते हैं, कभी डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं और छोटे छोटे लोगों के हाथ में सब सौंप देते हैं कि आप गुलाम बन के रहें, आपको डरा के रखा जाए। इसीलिए राहुल गांधी ने बार बार कहा, न डरो न डराओ, और जब आप डरेंगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे, तो ये कायरों की तरह भाग खड़े होंगे। यही एकमात्र रास्ता बचा है, नहीं तो आप पिसते रहिए और मस्त रहिए, और कितना पीछे पहुंच जाएंगे ये भी देखना होगा। जय